हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। मैं सुमित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं शुभ वीडियो। तो भारत ने सुपर फोर राउंड के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से रौंद दिया है। पाकिस्तान को 228 रनों से करारी शिकस्त हासिल की है। तो ये बहुत ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से देखने को मिली और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया ने कल दिखाई और एक तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया, आउटप्लेड कर दिया और बिल्कुल ही एक उनका जो रन रन रेट है इस समय वो बिल्कुल ही वन माइनस में चला गया है, जहाँ पे 1.112 चला गया। तो यहाँ से पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो बहुत ही एक तरीके से ना के बराबर अब हो चुके हैं, क्योंकि जिस लिहाज से पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बहुत ही उनको मुश्किल में खड़ा करने वाला है। तो अगर हम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें या ओवरऑल मैच की बात करें तो भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान ने इंडिया को बैटिंग के लिए ना पहले बुलाया, उसके बाद भारत ने एक अच्छा स्कोर बोर्ड लगाया बोर्ड के ऊपर। पहले दिन तो इंडिया ने जब खेलने उतरी तो वहां पे सिर्फ 24 ओवर का ही खेल हो सका और सिर्फ 141 रन ही बन पाए, तो उसके बाद बारिश शुरू हो गई। लेकिन भारत की तरफ से जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी रोहित शर्मा और सुमन गिल की तरफ से वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। सबसे मेन चीज जो हमें देखने को मिली परसों के दिन में कि वो ये था कि जिस माइंडसेट से जिस तरीके से हमारे ओपनर्स ने पाकिस्तान के बॉलर्स को खेला, चाहे नसीम शाह हो, चाहे हारिस रऊफ हो या फिर शाहीन शाह अफरीदी। इससे पहले हम अभी तक देखते आए थे कि इंडियन बैट्समैन जो थे काफी संभल कर उनको खेलते थे, काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते थे। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि किस तरीके से भारत के ओपनर्स ने एक अटैक किया, पाकिस्तान के बॉलर्स पर अटैक किया, जिससे कि वो हड़बड़ा गए और उनकी जो थी लाइन लेंथ बिगड़ गई। खासतौर से सुमन गिल जो है अपने सिर्फ अटैकिंग गेम के लिए ही जाने जाते हैं और यही एक उनके जो अप्रोच है वो उनको थोड़ा यूनिक बनाती है। क्योंकि सुमन गिल जब तक अगर वो अटैकिंग गेम नहीं खेलते हैं, उनका डिफेंसिव गेम जो होता है वो उनको उनके लिए खुद ही खतरा साबित होता है। तो सुमन गिल ने एक तरीके से जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को अटैक किया, उनके कम से कम हर दो दो ओवर में या तीसरे ओवर में उनके 3 चौके लगातार लगा, जिससे कि जो एक रिदम थी शाहीन की जो बिगड़ गई और उसके बाद उनको एक मेंटली सेटबैक मिला। उसके बाद से शायद ही वो ओवर नहीं पाए पूरे मैच में। तो बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग गेम रहा और सुमन गिल की तरफ से और हमारे पार्टनरशिप जो अपनी पार्टनरशिप रही। उसके बाद रोहित शर्मा जो थोड़ा स्टार्टिंग में संभल के खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने शादाब खान के एक ही ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगा के अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिया। उसके बाद उन्होंने भी अटैकिंग गेम खेला। हालांकि दोनों दोनों जो थे एक साथ ही आउट हो गए। उसके बाद रोहित और उसके बाद कोहली और राहुल क्रीज पर थे, जिसके बाद उस दिन मैच आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि जब कल दोबारा खेलने आई इंडिया तो उस तरह की उम्मीद किसी ने की थी नहीं की होगी कि इंडिया इस तरीके से खेलेगी और इतना बढ़कर चढ़कर पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलेगी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एक तरीके से क्रूशियल और इम्पोर्टेंट बैटिंग देखने को मिली हमें दोनों ही स्टार प्लेयर्स के द्वारा। चाहे केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली, दोनों ने ही दिखाया कि किस तरीके से स्ट्राइक रोटेट की जाती है, किस तरीके से गेम में अटैक भी करते हैं। दोनों ने एक तरीके से कंप्लीट परफॉर्मेंस या कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि जो कंप्लीट प्लेयर की जो निशानी होती है कि स्ट्राइक रोटेट भी करना, सिचुएशंस को असेस करना और कंडीशंस को असेस करना, उसके अकॉर्डिंग अपने गेम को प्रिपेयर करना और बनाते रहना। जहां पे उन्हें लगा कि हाँ स्ट्राइक रोटेट करनी है तो वहां पे उन्होंने सिंगल डबल्स लिए और जहां पे लगा कि अब हमें बाउंड्री की जरूरत है तो वहां पे बाउंड्री भी लगाई उन्होंने। कभी भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि दोनों ही प्लेयर्स कहीं मुश्किलात में हो या परेशानी में हो। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स का सामना किया। अगर हम बात करें केएल राहुल की, जो कि अपना कमबैक मैच खेल रहे थे, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केएल राहुल इस तरीके की बैटिंग करेंगे, इस तरीके की बैटिंग करेंगे और खासकर इस तरह के परफॉर्मेंस भी देंगे और लोगों को गलत साबित कर देंगे। क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे थे राहुल के ऊपर कि इतने दिनों बाद आ रहे हैं, इंजरी से वापस आ रहे हैं, कि फिट होंगे कि नहीं होंगे, परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे। तो उन सभी को केएल राहुल ने एक तरीके से दरकिनार कर दिया और अपने आप को साबित करके दिखाया। उन्होंने अपनी फिटनेस को साबित किया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को भी साबित किया। इस तरीके की इनिंग्स खेली कि एक पल भी ऐसा लगा ही नहीं कि केएल राहुल इतने समय से क्रिकेट से बाहर थे, क्रिकेट के सर्किट से बाहर थे या वो खेल ही नहीं रहे थे। राहुल ने गेम में आते ही अपनी अप्रोच इस तरीके की दिखाई कि जैसे कि वो डेली रूटीन के हिसाब से मैच ही खेल रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट की, स्ट्राइक को उन्होंने डबल्स भी बनाए, सिंगल्स भी किया, उन्होंने बाउंड्री भी लगाई जब जरूरत पड़ी।
और फिर तो इस तरीके से नज़र आ रहे थे कि जब विराट कोहली के साथ वो डबल्स ले रहे थे लास्ट के कुछ ओवरों में, आखिर के 10 ओवर्स में, इन दोनों ने इतने डबल्स लिए कि जितनी बाउंड्री नहीं लगाई उससे ज़्यादा डबल्स में इन्होंने रन बनाए। तो उस समय हमने ये देखा कि विराट कोहली जो थे एक तरीके से थोड़े एग्जॉस्टेड दिख रहे थे, लेकिन केएल राहुल की फिटनेस जो थी वो लाजवाब थी। ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि केएल राहुल जो थे कि इंजरी के दौरान अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे और अपनी इंजरी पर भी काम कर रहे थे। तो बहुत ही बड़ा ये पॉजिटिव साइन है, और जिस तरीके से उन्होंने नंबर 4 पे आके ये सेंचुरी लगाई है, तो बहुत ही अच्छी एक दावेदारी पेश की है इन्होंने 4 नंबर के लिए। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की परफॉर्मेंस केएल राहुल आने वाले मैचों में और आने वाले वर्ल्ड कप में भी जारी रखेंगे। और अगर हम विराट कोहली की बात करें, तो विराट कोहली जो कि एक मॉडर्न डे ग्रेट प्लेयर है, हम उनसे इस तरीके की उम्मीदें करते हैं कि हाँ, वो हर मैच में आके रन बनाए और हर दूसरे मैच में सेंचुरी लगाए या हर मैच में लगाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं हमेशा टीम के लिए। और जिस लिहाज से उन्होंने बैटिंग की है, वो एक तरीके से किसी भी यंग टैलेंट के लिए या यंग क्रिकेटर के लिए एक वो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया जाता है। स्टार्टिंग में वो बहुत ही सहूलियत से खेले, बहुत ही आराम से खेल रहे थे, और उसके बाद से अगर हम उनकी इनिंग्स में देखें तो सिर्फ 10 चौके और 3 छक्के ही है, ज्यादा बाउंड्रीज में रन नहीं बनाए। ज्यादा रन्स उन्होंने बनाए हैं अपने सिंगल्स और डबल्स में। तो ये सबसे बड़ी निशानी है किसी भी प्लेयर्स की कि अगर आपको बाउंड्री जब नहीं मिलती है तो आप कैसे रन को स्कोर करते हैं। क्योंकि सिंगल डबल्स जब तक हम रोटेट करेंगे वो भी हमारे स्कोर कार्ड में रन जोड़ते हैं, हमारे पर्सनल स्कोर में भी वो रन जोड़ते हैं अगर हम सिंगल या डबल्स बनाते रहते हैं कंटिन्यू। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज हो जाती है कि स्ट्राइक को रोटेट करना, और वो चीज जो है विराट कोहली को बखूबी आती है और बहुत अच्छे तरीके से आती है। लास्ट में विराट कोहली ने बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, बहुत ही जबरदस्त शॉट्स देखने को मिले जब उसकी जरूरत थी। और विराट कोहली जिस तरीके से खेलते हैं तो हम सभी उम्मीद लगाते हैं कि हमेशा से ही कि हाँ, आज वो आएंगे, सेंचुरी लगाएंगे और फिर से अगले और चले जाएंगे, अगले मैच में फिर आएंगे, फिर सेंचुरी लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके की उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है विराट कोहली ने। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली हमेशा इसी तरीके से खेले और ऐसे ही खेलते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, अगले आने वाले वर्ल्ड कप में भी, और आगे भी खेलते रहे, क्योंकि यही विराट कोहली है जिनकी हमें आदत है देखने की, ऐसे ही रन बनाने की, इसी फार्मूले के साथ हमेशा उन्होंने अपने स्कोर किया है और ऐसे ही सेंचुरीज बनाई है उन्होंने। क्योंकि कन्वर्जन रेट तो इतना हाई क्लास है उनका कि हर चौथे मैच में सेंचुरी लगाते हैं। अगर हम बात करें तो सिर्फ 65 उनकी हाफ सेंचुरीज और 4700 से, तो आप समझ सकते हैं कि उनके कन्वर्जन रेट जो है सेंचुरी का वो कितना हाई लेवल का है। इसी के साथ उन्होंने 13,000 रन भी कंप्लीट कर लिया अपने ओडीआई करियर के, जो कि फास्टेस्ट है बाय एनी प्लेयर। किसी भी प्लेयर के द्वारा 13,000 रन बनाना, वो भी सिर्फ 278 इनिंग्स में, एक तरीके से लाजवाब लाजवाब स्टार्ट से विराट कोहली की है। कोई भी सोच नहीं सकता है सपने में कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने ये जो अचीवमेंट जो ली थी, हासिल की थी, उसके लिए भी उन्होंने 300 प्लस इनिंग्स खेलनी पड़ी थी, तब जाके सचिन ने ये 13,000 रन बनाए थे। तो उनके बाद वही फिर रिकी पॉन्टिंग आते हैं, जो कि एक खुद में ही एक लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कप्तान है, लेजेंड बैट्समैन है। उन्होंने भी कुछ 340 प्लस इनिंग्स खेली थी 13,000 रन बनाने के लिए। लेकिन विराट कोहली आप मार्जिन देखिए, कहाँ 340 320 इनिंग्स और कहाँ 278 इनिंग्स। आप फिर देख सकते हैं कि किस लिहाज से विराट कोहली अब तक बैटिंग करते आए हैं। हालांकि पिछला जो कुछ फेज है उनका 2-3 साल का इतना अच्छा नहीं रहा। अगर अगर वो गलत फेज ना आता तो आप सोच सकते हैं कि इस समय विराट कोहली कितने रन होते, कहाँ होते, हो सकता था कि वो 15,000 रन स्कोर कर चुके होते अभी तक। ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। इसके बाद जब पाकिस्तान 357 रन को टारगेट को चेस करने आए, तो एक तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी या एक तरीके से उनकी जो मेंटली जो थे वो एक तरीके से गिरे हुए थे। ये कहीं से भी ये नहीं लगा कि कोई भी इंटेंट थी उनकी इस टारगेट को चेस करने के लिए। वो उनको देख के लग रहा था कि वो बस यहाँ पे आए हैं, खेलने आए हैं, कुछ स्कोर करने आए हैं, अपने पर्सनल रन यहाँ पे बनाने आए। किसी भी बल्लेबाज ने इंटेंट नहीं दिखाया, किसी तरीके का एक अप्रोच नहीं दिखाया कि हम इस टारगेट के लिए जाएं, इस टारगेट को अचीव करें। और हमारे इंडियन बॉलर्स जो कि जसप्रीत बुमराह जो कि कमबैक कर रहे थे, उनका पहला ओडीआई मैच था अपनी इंजरी के बाद, और मोहम्मद सिराज, दोनों ही बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की स्टार्टिंग ओपनिंग स्पेल में।
और खासकर से जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की उनको स्विंग मिल रही थी, एकदम लाजवाब स्विंग है। हमने आज तक जसप्रीत बुमराह को इस तरीके की स्विंग कराते हुए नहीं देखा, जिस तरीके की स्विंग जसप्रीत बुमराह कल करा रहे थे। इन स्विंग की बात हो या आउट स्विंग की बात हो या तो फिर उनकी जो स्ट्रेटर बॉल है उस बात की, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारे प्लेयर्स जो हैं जो अभी एनसीए में टाइम गुजार के आए हैं और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से आए हैं, तो वहां से बहुत कुछ काम करके आए, वहां से बहुत कुछ सीख के आए, और जो हमने देखा अभी केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह से, तो बहुत ही पॉजिटिव साइंस है ये हमारे। और बाबर आजम की बात करें तो हमें बहुत उम्मीदें थी कि बाबर आजम से आज कि वो अच्छा स्कोर करेंगे, और कि जब वो स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान एक खड़ा दिखता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन कल बाबर आजम से भी हमें उस तरीके की इनिंग्स देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या उनको खिला रहे थे, अपना हार्दिक पांड्या का पहला ही ओवर था, उन्होंने पहली शुरुआती 3 गेंदों में आउटस्विंग कराई और बाबर आजम आउटस्विंग के लिए ही प्रिपेयर थे। लेकिन चौथी बॉल जो हार्दिक पांड्या ने की, वो इस तरीके से इन-स्विंग हुई, वो डिप बैक होके उनके स्टंप्स में चली गई। बाबर आजम को कोई आइडिया ही नहीं लगा कि किस तरीके से वो जो बॉल थी वो उनके स्टंप्स में चली गई। और जैसे ही बाबर आजम का विकेट गिरा तो सभी लोग समझ चुके थे कि अब ये मैच यहीं पे खत्म हो गया है, अब पाकिस्तान यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इंडिया की तरफ से अभी तक की इस मैच में। और सबसे हाईएस्ट रन, अगर रनों के हिसाब से बात करें तो हाईएस्ट मार्जिन से ये विक्ट्री इंडिया ने अचीव की है, 228 रन पाकिस्तान को हराया। और कुलदीप यादव स्पिनर्स में अगर बात करें तो कुलदीप यादव ने भी 5 विकेट निकाले। कुलदीप यादव ने तो आते ही परेशान करके रख दिया था किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज को। किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि उनकी गुगली समझ नहीं आ रही थी, ना उनकी चाइनामैन डिलीवरी समझ आ रही थी, ना ही उनके लेग स्पिन समझ आ रही थी, ना स्ट्रेटर ना फ्लिपर, मतलब इस तरीके की वेरिएशन से कुलदीप यादव वहां पे दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन से कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हाँ, तो बल्ला लिए खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे बल्ला जो था उनके गेंद से कहीं लग ही नहीं रहा था। तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, और एक तरीके से इंडिया के इस परफॉर्मेंस में हमारे सभी क्रिटिक्स लोगों के मुंह बंद पे ताला लगा दिया, और एक लाजवाब थप्पड़ सा जड़ा है उन सभी क्रिटिक्स के ऊपर से जो अब तक कहते आ रहे थे कि इंडिया की टीम एक तरीके से खत्म हो गई है, कहीं भी रेस में नहीं है वर्ल्ड कप के ये या एशिया कप के इस टूर्नामेंट में। तो एक तरीके से लाजवाब परफॉर्मेंस, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब जो अगला मैच हमारा जो होने वाला है वो है श्रीलंका से, और पूरी कोशिश करेंगे कि श्रीलंका को भी हम इसी तरीके से डोमिनेट करें और श्रीलंका के ऊपर एक अच्छी जीत दर्ज करें, जिससे कि हम जो फाइनल के लिए जो है एशिया कप के जो फाइनल के लिए हम अपनी दावेदारी मजबूत करें और हम वहां पे टॉप स्पॉट के साथ फाइनल में पहुंचे। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज के इस प्रोग्राम।